जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। भाई पर्सनल मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो बाबा से डरे हुए हैं लोग कि देते हैं यहाँ पर, प्रशासन देता है तो हम लेंगे, प्रशासन ना दे तो हमें कोई इसमें जरूरत नहीं है। अपनी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हम। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया है। उन्होंने अपनी बेटी का सुहाग के कातिलों को सजा दिलाई। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया। मारा गया असद तो टूट गया अतीक, लेकिन अतीक ने अपने बेटे को काल के गाल से समाने से पहले बहुत हाथ पैर पटके। इसके लिए उसने साम दाम दंड भेद सब किया। अपने मोबाइल में सभी नंबर घुमा लिए और वो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा। आखिर अतीक किसके सामने बेटे असद की जिंदगी की भीख मांग रहा था और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर क्या किया गांव वालों ने? एनकाउंटर के बाद क्या बोले सीएम योगी और कौन है वो एसटीएफ के एडीजी जिसने अपने करियर में अब तक 150 से ज्यादा बदमाशों को किया है ढेर? जानेंगे अतीक एंड कैरेक्टर्स की दी एंड स्टोरी। आप देखते रहे इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे और उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद का काउंटर किया, लेकिन इस एनकाउंटर से चंद रोज पहले की बात की जाए तो इसमें एक खौफजदा पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए लगातार माफिया वर्ल्ड में फोन घुमाकर मदद मांग रहा था। उसने अबू सलीम से लेकर सभी तंत्रों का इस्तेमाल कर डाला, कुछ नेताओं से भी मदद मांगी। जानकारों की माने तो अतीक ने जेल में बैठे ही एक नेता को कॉल भी किया था। फेस टाइम पर जब बात नहीं हुई तो अतीक ने नॉर्मल कॉल की थी। अपने बेटे की जान की भीख वो हर किसी के सामने मांगता रहा। तो दूसरी तरफ अतीक का भाई अशरफ भी असद और बाकी शूटर्स को बचाने में लगा था। फोन पर उनको गाइड करने से लेकर लोकेशन चेंज करने तक अशरफ लगातार उनके कांटेक्ट में था। किसको कहां जाना है, किसके यहां कितने दिन तक रुकना है, ये सब कुछ फोन पर गाइड किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद और गुलाम पहले प्रयागराज से कानपुर गए, उसके बाद बस में बैठकर नोएडा रवाना हुए और जब लगा कि नोएडा में भी एसटीएफ का खतरा है तो ये दोनों दिल्ली निकल पड़े। दिल्ली के संगम विहार के पास उसके रहने का इंतजाम किसी नेता ने करवाया था और जब पैसों की जरूरत पड़ी तो शाइस्ता परवीन ने मेरठ में अखलाक नाम के शख्स से पैसों का इंतजाम करवाया, जिसके बाद दिल्ली से अजमेर और उसके बाद चाचा अशरफ के आदेश पर असद और शूटर नासिक चले जाते हैं। नासिक के बाद पुणे, जहां पर अतीक के परिचित और खूंखार डॉन अबू सलेम ने उनके ठहरने का इंतजाम किया था। तब तक महाराष्ट्र की पुलिस उन्हें ढूंढना शुरू कर चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली से ये दोनों फिर से झांसी पहुंचे और पुलिस के झांसे में फंस गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर जिस जगह पर असद का एनकाउंटर हुआ वहां 5-6 गांव के लोग भी मौजूद थे जो अपनी अपनी बकरियां चराने वहां गए थे। अचानक इलाके के सन्नाटे को चीरती हुई कई राउंड गोलियों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर गांव वाले सहम गए। पारीक्षण थर्मल पावर प्लांट के पास ही असद और उसके शूटर की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। फिलहाल यूपीएससीएस इस समय अतीक अहमद और अशरफ से उनके पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। इधर बेटा गया, उधर अतीक को बीवी की गिरफ्तारी का डर सता रहा है और अब तो उसने पुलिस के सामने उमेश पाल की हत्या की साजिश की बातें बकायदा कबूल की है। उसने इस बात को कबूला है कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश उसने जेल के अंदर बैठकर रची थी। इधर असद की मौत से बिलबिलाई शाइस्ता पुलिस के सामने कभी भी सरेंडर कर सकती है और आज यानी शनिवार के दिन असद की अंतिम विदाई है।
टीम के अफसर संजय प्रसाद ने मुठभेड़ की जानकारी जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी तो सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर पहले तो बैठक की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के साथ ही डीजीपी, स्पेशल डीजी, लॉ एंड ऑर्डर और पूरी टीम को शाबाशी और बधाई दी। लेकिन इस बीच अब हम आपको बताएंगे उन 2 जाबाज अफसरों के बारे में जिनकी कुशल नीति की वजह से गैंगस्टर का काम तमाम हुआ है। डिप्टी एसपी नवेंदु और डिप्टी एसपी विमल, इन दोनों ऑफिसर्स की गाइडलाइंस में यूपी एसटीएफ की टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने आरोपियों को जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, मगर जब उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी तो फिर उन्हें पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। अमिताभ साल 2007 में मायावती सरकार में एसटीएफ एसएसपी बने हैं। उनके हाथ खतरनाक डाकू ददुआ और डकैत होकिया को भी मारा गया है। 2017 में योगी सरकार में एसटीएफ से आईजी बने अमिताभ यश ने अपने पूरे करियर में 150 से ज्यादा बदमाशों को ढेर किया है। उन्होंने यूपी के मुख्तार और अतीक गैंग के तमाम शॉर्ट शूटर्स को मौत की नींद सुलाई है। इसके अलावा नवीन कुमार और विमल कुमार सिंह ने 12 सदस्यों वाली एसटीएफ की टीम को लीड करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मेडिकल रिपोर्ट्स में सामने आया है कि असद को 2 गोलियां लगी थी, एक गोली उसकी पीठ पर तो वहीं दूसरी गोली असद की छाती पर लगी। अब पुलिस का अगला निशाना है शाइस्ता परवीन। अब कोर्ट ने तो माफिया अतीक को असद की अंतिम विदाई में जाने से मना कर दिया। वैसे कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो अतीक अहमद के बेटे असद और विकास दुबे के एनकाउंटर में बिल्कुल कह सकते हैं हूबहू फिट बैठती है। पहले दोनों ही बदमाशों का यूपी पुलिस पर हमला करना, इस बीच कई पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाना, फिर लंबे समय तक पुलिस को चकमा देकर इन दोनों बदमाशों का फरार होना और आखिरी में दोनों का पुलिस की गोली का शिकार होना। असद के एनकाउंटर से पहले ये अटकलें थी कि अतीक अहमद का भी एनकाउंटर हो जाएगा या उसकी गाड़ी पलट जाएगी। देश की मीडिया अतीक अहमद की गाड़ी का पीछा करती रही और यूपी पुलिस ने उसके बेटे का ही एनकाउंटर कर दिया। असद की बाइक पलटी तो लोगों को बिकरू कांड का विकास दुबे याद आ गया। असद और विकास दुबे के एनकाउंटर में कुछ चीजें बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे यूपी सरकार का इनके ऊपर 5-5 लाख का इनाम घोषित करना। फिलहाल अतीक एंड स्टोरी में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे दबदार खबर के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।